अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीकेट सोसाइटी। इस वीडियो में हम एमडीकेट फ़िज़िक्स की जो पोर्शन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जबकि हमारी जो पीएमसी की पैट टेस्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी आपको दे दूँगा। अच्छा, अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं फ़िज़िक्स का पोर्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि सेंट्रीफ्यूज इज़ यूज टू प्यूरीफाई। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कि सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को प्यूरीफाई कर सकते हैं, पर वो गैस नहीं होगी। अगर गैस होगी तो सेंट्रीफ्यूज उसको प्यूरीफाई नहीं कर सकेगा। अब इसमें आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो बाकी सब गैसेस हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पहले ही दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ यूरेनियम ईजीली। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द स्पीड v ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में एक वेव्स बन रही हैं और उनकी स्पीड को हमने v से डिनोट किया हुआ है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स अपॉन द टेंशन f ऑफ द स्ट्रिंग एंड m क्या है यहाँ पे? द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इट इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग का, यानी स्ट्रिंग में वेव्स की स्पीड क्या होगी उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, जबकि आपको F से टेंशन शो करवाई जा रही है और मास पर यूनिट लेंथ को m से शो करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें, यहाँ पे चीज़ एक ये है कि अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो आप क्या करेंगे? इस केस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप दोनों तरफ के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। हम फर्स्ट को ही उठा लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देख लें और उसमें देखें कि वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ ओवर टाइम। तो वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ स्क्वायर ओवर टाइम स्क्वायर। तो इसी तरह से एक तरफ का हमने ढूंढ लिया। अब दूसरी तरफ का देखें, F ओवर m यानी फोर्स और ओवर मास। अब फोर्स का जो डायमेंशन है वो है ml पर टी स्क्वायर, यानी ml ओवर टी स्क्वायर। और इससे अब आपने डिवाइड करना है मास को, तो मास में हो जाएगा कैंसिल। ये आप एक बार करके देखें तो आपको फिर से जो जवाब आएगा वो आएगा लेंथ स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, जो कि दोनों डायमेंशन सेम आ रहे हैं। अब दूसरा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी ऑप्शंस को आप खुद ही एक बार चेक कर लें ज़रूर, कि आपको पता चल जाएगा कि बाकी किसी भी ऑप्शन में डायमेंशंस सेम नहीं आएंगे दोनों तरफ, सिर्फ एक ही में आएंगे और वही करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है वो है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज़। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? फोटोन का मोमेंटम ज़ीरो होता है, क्योंकि अच्छा फोटोन का मोमेंटम पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब हमें पता है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है। तो उस हिसाब से अगर मोमेंटम देखा जाए तो फोटोन का मोमेंटम की भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, याद रखेंगे, इस तरह की कुछ भी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। आपने सिर्फ यहाँ पे इस तरह का कोई भी आ जाता है क्वेश्चन तो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ उसके फार्मूला को टिक करना है। फार्मूला क्या है? HF ओवर C, जो कि प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी और नीचे जो है स्पीड ऑफ लाइट आ रही है। इस तरह के आप सिर्फ याद रखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो भी नहीं करना, इन्फिनिटी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मास जो होता है वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी चेंज होता रहता है, तो मास चेंज होता रहेगा तो मोमेंटम में डिफरेंस आएगा। तो आपने मास के हिसाब से बताना ही नहीं, आपने सिर्फ क्या करना है, उसका जो ये आपने दिया हुआ फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसको टिक करना है। अच्छा, उसके बाद 127 द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। 128 द डिस्प्लेसमेंट हैज़। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट। द म्यूचुअल इंडक्शन हैपेंस इन। म्यूचुअल इंडक्शन किस में होती है? म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर में होती है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में दो तरह की कॉइल्स होती हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और फिर म्यूचुअल इंडक्शन होती है इसमें। तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर में ही होती है। अच्छा, उसके बाद है ड्यूरिंग द सर्कुलर पैथ इन मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? तो उसका फोर्स वही होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में हमेशा एक चार्ज मूव करती है, तो चार्ज मूव करेगी तो चार्ज का फॉर्मूला हम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज का एक्चुअल फार्मूला, अब यहाँ पे सपोज करें, वैसे तो डी ऑप्शन करेक्ट है, F इजिकल टू QVV, बिल्कुल ईजी है बिल्कुल फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप डायमेंशंस फाइंड करेंगे, फिर आपको सारा पता चल जाएगा कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। ठीक है, आपने फिर डायमेंशन देखने, अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं। बेहतर ये
चाहिए कि आप फार्मूलाज याद कर लें, लेकिन अगर आप कोई फार्मूला भूल जाते हैं तो डायमेंशन चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट्स है। अब जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट्स होते हैं ना, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उनमें जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनपुट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद है व्हाट विल हैपन इन अ टाइम ऑफ 7 आवर्स इफ़ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज़ एवरेज लाइफ ऑफ 7 आवर्स। अगर एक रेडियोएक्टिव है जिसकी एवरेज लाइफ है 7 घंटे, तो 7 घंटे में क्या हो जाएगा, याद रखें कि फिर अब 7 घंटे की उसकी एवरेज लाइफ है, तो हाफ़ लाइफ उसकी एवरेज लाइफ कितनी है, 7 घंटे की। तो इस हिसाब से 7 घंटे गुजरने के बाद वो हाफ से भी ज़्यादा डीके हो सकता है, हाफ से भी ज़्यादा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर की डेफिनेशन सिंपली पूछी जा रही है, दैट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम। पावर वैसे सिंपली क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है तो इलेक्ट्रिक पावर पर यूनिट टाइम। उसके बाद है अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज़ मूविंग थ्रू अ मीडियम। अब एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो मीडियम से मूव कर रही है, पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट प्रोपेगेशन वेव और डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, हमने ट्रू स्टेटमेंट देखनी है। इसको ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी, कैसे होगी। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो मीडियम का होगा वो पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफ़र डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है तो पैरेलल हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल होता है, जो भी वेव की प्रोपेगेशन होती है वो डिस्प्लेसमेंट से पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में पैरेलल बता रहा है, और दूसरी भी चीज़ यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफ़र भी यहाँ पे पैरेलल होगा। ठीक है। सो यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो दोनों चीज़ें पैरेलल ही होंगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है द ब्रिज रेक्टिफायर इज़ प्रीफर टू एन ऑर्डिनरी 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज। अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर को हम प्रीफर करते हैं 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के जगह पे हम ज़्यादातर ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं। क्यों, इसकी क्या खासियत है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट नीड्स मच स्मॉलर ट्रांसफार्मर फॉर द स्मॉल आउटपुट। क्या इसे सेम आउटपुट के लिए छोटा ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये अब इसमें टोटल 4 डायोड होंगे, ब्रिज में 4 होते हैं, तो इस तरह से इसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर की हमें नीड होती है। नो सेंटर टेप रिक्वायर्ड, सेंटर टेप की भी इसमें नीड नहीं होती। इसकी आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेस PIV रेटिंग पर डायोड, और इसकी PIV रेटिंग भी बहुत कम होती है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ दिस। अब एक यहाँ पे ट्रिक मैं आपको बता दूँ, अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है और 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है तो तीसरा आपने देखना ही नहीं है, तीसरा वैसे ही सही होगा। तो क्योंकि 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, इसीलिए चौथा ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है ओम्स लॉ इज़ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज़। टेम्परेचर कंडक्टर का अगर कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है मैस एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय। वो कौन सी इक्वेशन है जो हमें मैस और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन बताती है, दैट इज़ आइंस्टाइन्स लॉ, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है द न्यूक्लियर फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीक होती हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ऑल ऑफ दिस। तो स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ना वो स्ट्रॉन्ग समझी जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन होती है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है बाय द वे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनाती है। बाकी जो एटॉमिक फोर्सेस बनती हैं, जैसे बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं, वो टूट सकते हैं आसानी से, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस आसानी से नहीं टूट सकते, और टूटते भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और यही इसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करने, याद रखें कि जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सी क्वालिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होती। मूविंग चार्ज, क्या मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मूविंग जब चार्ज मूव करती है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की होगी वो उसको अट्रैक्ट या रिपल कर सकती है। दूसरा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे, तो ये भी नहीं हम कह सकते। अच्छा, उसके बाद है करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। अब एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी
सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद है स्टेशनरी चार्ज। हाँ, अगर चार्ज स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो रेस्ट चार्ज में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड ना ही अट्रैक्ट करती है ना ही रिपेल करती है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। अब एक लाइन है जो वेव फ्रंट के बिल्कुल नॉर्मल यानी 90 डिग्री बना रही है वेव फ्रंट के साथ, और वो हमें ये बता रही है कि जो प्रोपेगेशन, लाइट की प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है उसको शो करवाने के लिए हमने क्या किया कि एक लाइन वेव फ्रंट के नॉर्मल में लगाई है। नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे एक वेव फ्रंट की ना, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उस लाइन का एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। डी, ये रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में इतने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने रखती हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड इज, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर n होगा तो मोल्स का नंबर क्या होगा? तो मोल्स का नंबर जो है वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हेयर इज़ द करेक्ट वन, n और उसके बाद Na। ये हम इस तरह से हम जो नंबर ऑफ़ मॉल्स है ना वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो है यहाँ पे आप क्लियर ये समझ नहीं आएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो फ़िज़िक्स के जो लास्ट चैप्टर्स हैं इंटरमीडिएट के न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले, वो आप पढ़ लें, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी और यहाँ पे ये सही तरह से आपको समझ नहीं आने वाली। अच्छा, उसके बाद है कंसिडर अ कार इज़ ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर। अगर 1 घंटे के लिए कार मूव कर रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एवरेज वेलोसिटी इज़ 0। अब किस केस में हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो 0 मिलेगी? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको उसको सही ऑप्शन सिर्फ वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 पूछी जा रही है, तो एवरेज वेलोसिटी तभी 0 होगी जब टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब याद रखें कि टोटल डिस्टेंस तभी 0 होगा। अब देखें लास्ट ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि पहले वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर गई, फिर ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर आए, तो वेस्ट और ईस्ट दोनों अपोजिट होते हैं, तो 30 - 30 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बाकी किसी में भी कैंसिल नहीं हो रहा, सो डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। अच्छा, उसके बाद है इफ़ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ यूज टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज AC into DC, then the number of pulses present in the rectifier voltages। याद रखें कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना इनपुट हम देंगे उतनी यहाँ पे क्या बनेंगी? पल्सेस बनेंगी। तो इनपुट कितना दिया जा रहा है? 50 हर्ट्ज़ का दिया जा रहा है, तो जो पल्सेस बनेंगी वो भी 50 ही बनेंगी। सही है, तो इस तरह से बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव को वो क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा। तो इस तरह से कितने बनेंगे? टोटल 50 बनेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, उसके बाद है कि EMF बिकम्स इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन। EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कब हो जाता है? EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल तभी होगा जब सर्किट ओपन होगा। सर्किट को अगर आपने क्लोज कर दिया है तो कभी भी ये नहीं होगा। याद रखेंगे EMF टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होता है इन द केस अगर सर्किट को हम ओपन रखें। अच्छा, उसके बाद 145 है कि अ चार्ज इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v, इट इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड B में कोई भी चार्ज एंटर कर रही है और डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर है B के, तो बताएं कि यहाँ पे कौन सा पैथ चार्ज मूव करेगी। अब यहाँ पे जो चार्ज का रास्ता होगा वो सर्क्यूलर बन जाएगा। याद रखें कि अगर परपेंडिकुलर लगता है फोर्स किसी भी चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो वहाँ पे सर्क्यूलर बनता है, सर्क्यूलर पैथ बन जाता है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी हमने इक्वेशन बतानी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इसको हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ की यहाँ पे पूछी जा रही, दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद 147, इफ़ वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड
व्हेन कंडक्टर्स अप्लाई अ ब्रेक देन वी फील। अब देखें आप बस में बैठे हुए हैं, स्टैंड है मतलब बैठे नहीं हुए हैं, आप खड़े हुए हैं और अचानक ब्रेक लग जाती है तो आप किस तरफ जाएंगे। अब बस चल रही है और आप खड़े हुए हैं, अचानक ब्रेक लग जाती है तो आप सामने की तरफ फॉरवर्ड पुश होते हैं, या आप इमेजिन भी कर सकते हैं। अच्छा, क्यों सामने की तरफ पुश हो रहे हैं आप? वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे आपकी इनर्शिया है और इनर्शिया आपको अभी भी मूव करवाने जा रही है, वो आपको जल्दी रेस्ट पे नहीं लाएगी। तो वो आपको अभी, क्योंकि आप इतनी रफ्तार से मूव ही कर रहे थे, तो वो इनर्शिया आपको रुकने नहीं देगी। तो इस तरह से आप में से तो आप में इनर्शिया भी होगी। तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि कौन सा फोर्स है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड के, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी ए और सी गलत है, बी और डी सही हो सकता है। लेकिन इसमें रियल फोर्स कोई भी नहीं है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स है, क्योंकि रियल फोर्स वो होता है जो कोई मैस आप पे अप्लाई करे, कोई भी मास हो वो आप पे अप्लाई करे। कोई भी मास यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं करा, आप खुद ब खुद जा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ आपको खींच के आगे लेके जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ पे स्यूडो फोर्स होता है, यानी एक फॉल्स फोर्स होता है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट इज़ द बी वेक्टर। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ यहाँ पे नहीं है, तो उसके साथ साथ दूसरा भी लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये भी करेक्ट वर्ड है इसके लिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी स्टेटेड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन, जो कि पहली इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर। मास एंड एनर्जी क्या होते हैं? आइंस्टाइन के मुताबिक मास और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जितना मैस होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो अच्छा, उसके बाद है इफ़ R इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी R की वैल्यू 1 मीटर है और वहाँ पे जो एंगल बन रही है वो 1 डिग्री बन रही है, तो यहाँ पे आर्क कितना बनेगा? S यानी डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस यानी रेडियस 1 मीटर है और डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होने जा रहा है? तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि 1 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे रेडियंस में, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी दिए हुए हैं यूनिट्स वो सारे SI यूनिट्स दिए हुए हैं, तो SI यूनिट डिग्री का रेडियन होता है, तो आप उसमें कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी ना, तो 1 मीटर ही है तो 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई करना कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो जो भी रेडियन की वैल्यू होगी वही जो होगी वो S की वैल्यू होगी। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है द मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स स्मॉल हो जाएगा पर ज़ीरो नहीं होगा, पैरेलल में मिनिमम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा लेकिन स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब फील्ड जो है पैरेलल हो रही है, एक फील्ड के हिसाब से भी इसको देखा जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक दूसरी चीज़ के हिसाब से भी देखते हैं, वो होती है कि सरफेस कैसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है या पैरेलल रखा हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर सरफेस पैरेलल होगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का बताया जा रहा है, तो ये भी इसी तरह से आप करोगे कि पैरेलल है तो मिनिमम हो जाएगा, स्मॉल बट नॉट ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद है कि एक्सरे इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ। एक्सरेज किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी किस में एक्सरेज बन सकते हैं? तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पे वो क्या है कि एक्सरे रिवर्स प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़ ऑलवेज। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री बनती है। आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और एंगुलर वेलोसिटी वो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसके अलॉन्ग होती है, तो 90 डिग्री बनेगी। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड। अब यहाँ पे एक डेटा दी हुई है कंप्लीट, जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें लास्ट में एंगल पूछी जा रही है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम है, इसका जो सही ऑप्शन है ना वो है 37 डिग्री, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट।
लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है। एक मास m का आपने कोई भी चीज़ उठाई और वो आपने ग्राउंड से इनिशियल स्पीड u0 से आपने फेंक दी ऊपर। उसके बाद एंगल ए वहाँ पे बन रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये एक प्रोजेक्टाइल का थोड़ा केस बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट जो उसकी ट्रेजेक्टरी की होगी, इट मेक्स अ कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। एक इन इलास्टिक कोलिजन होती है दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका मास जो है ना वो एक उसका भी कोई ना कोई मास होगा, ठीक है। विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड। वो जो चीज़ है वो वर्टिकली अपवर्ड भेजी गई थी, यानी वो प्रोजेक्टाइल नहीं था, वो सिंपल जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल नहीं, स्ट्रेट मोशन था, लीनियर मोशन था वो। तो इस तरह से उसको ऊपर भेजा गया, लेकिन वेलोसिटी उसकी भी सेम थी। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएट आफ्टर द कोलिजन। अब कोलिजन के बाद जो एंगल बनेगी ना वो पूछी जा रही है कि कोलिजन के बाद जो एंगल बन रही है वो क्या बनेगी। तो अब यहाँ पे ए एंगल के साथ सबसे पहले के उसको भेजा गया था और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे से एंगल आ रही है वो कितनी होगी, जाहिर सी बात है 90 की एंगल होगी नीचे से, और वो वहाँ से ए एंगल के साथ भेजा गया था। अब यहाँ पे इस तरह से जो अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 45 माइनस ए ऑप्शन जो आएगा इसका एक्चुअल 45 माइनस ए आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 37 नहीं हो रहा, ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे बी ही होगा जो होगा 45 माइनस ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर 2 एट अ टाइम। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले 2-2 करके, मतलब 2-2 को अलग अलग करके एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। ए बी सी उन ऑब्जेक्ट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और बी और सी भी रिपेल कर रहे हैं। तो अब बताएं कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ट्रू है। अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इस हिसाब से ट्रू हो रही है। अब ए और बी भी रिपेल कर रहे हैं और बी और सी भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ए एंड सी पजेस द चार्जेस ऑफ द सेम साइन बट नॉट बी। ए और सी में सेम साइन है लेकिन बी में नहीं। यहाँ ऐसे ही हो सकता है क्योंकि ए को भी वो रिपेल कर रहा है और बी को भी वो सी को भी वो रिपेल कर रहा है, तो उसकी चेंज हो सकती है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरी है कि चार्जेस ऑफ ए और सी में अपोजिट साइंस हैं, तो अपोजिट साइंस ए और सी में नहीं होंगी क्योंकि अगर होती ए और सी में अपोजिट साइंस तो इनमें से कोई ना कोई एक बी को ज़रूर अट्रैक्ट करता। उसके बाद है ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स पजेस चार्जिंग ऑफ द सेम साइन। ये भी बात हो सकती है कि तीनों की जो है ना ऑब्जेक्ट्स, तीनों की चार्जेस सेम हो। ऐसे भी हो सकता है कि तीनों की जो चार्जेस हैं वो सेम है, इसी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करें। अब फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से देख लें। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है कि ए और सी की चार्जेस सेम है, बी की नहीं है। तो इस केस में फिर अट्रैक्शन होनी चाहिए, रिपल्जन नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट चार्जेस होंगी। तो ए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, बी भी गलत है। तो जो सी है ना वो ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जो कि ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स की जो है ना सेम साइन है, इसी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है विच प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल्स में हम मोमेंटम का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम वगैरह कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे ऑप्शंस गलत आ गए हैं क्योंकि सोलर सेल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है अ लिक्विड हैज़ मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c। द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज r। अब बताएं कि व्हाट इज़ द रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिक्विड। हीट का ट्रांसफ़र रेट पूछा जा रहा है। तो याद रखें हीट का जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो तीनों की मल्टीप्लिकेशन के, कौन सी 3 क्वांटिटीज़ याद रखनी है आपको, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि हीट का ट्रांसफ़र रेट कितना है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ये याद कर लें। उसके बाद है माइकलसन मेजर्ड द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ। माइकलसन ने रेड कैडमियम लाइट को यूज़ किया था। ये बार बार आता रहता है, इसको तो याद कर लें आप कि रेड कैडमियम लाइट को यूज़ किया था, उसकी वेवलेंथ को यूज़ किया गया था। विच वन ऑफ देम इज़ अ टाइप ऑफ इमिशन। अब इनमें से कौन सा इमिशन का टाइप है, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड। ये दोनों इमिशन के टाइप्स हैं। इमिशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो जाए और स्टिमुलेटेड जो हम
कोई स्टिमुलस दे के फिर करवाएं, कोई चेंज करवा के फिर करवाएं। तो दोनों इसके टाइप्स हैं, बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ देम इज़ अ टाइप ऑफ इमिशन। अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया है। अच्छा उसके बाद है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव दैट हैज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ π/3 इज़ 5 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया जा रहा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है वाट इज़ इट्स वेवलेंथ, और फेज डिफरेंस भी बताया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी। तो 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया गया है, और π/3 यहाँ पे फेज डिफरेंस है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद है एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टर इज़। नॉन ओहमिक रेजिस्टर की कोई एग्जांपल पूछी जा रही है, तो नॉन ओहमिक रेजिस्टर की एग्जांपल है डायोड। डायोड में नॉन ओहमिक रेजिस्टर होता है, ठीक है, ये आप याद कर लें। बाकी जो भी हैं वो ओहमिक रेजिस्टर्स हैं, जैसे टंगस्टन वायर, कॉपर वायर और कार्बन रेजिस्टेंस जो भी। अच्छा इसमें कोई भी एटम का नाम आ रहा है जैसे टंगस्टन, कॉपर, कार्बन, तो ये सारे ओहमिक रेजिस्टेंस में आ जाती हैं, लेकिन नॉन ओहमिक में डायोड आ जाता है। उसके बाद है व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ। अच्छा नॉन ओहमिक और ओहमिक में फ़र्क आपको पता है क्या होता है? नॉन ओहमिक का मतलब ओहमिक रेजिस्टर वो होता है जो ओम्स लॉ के मुताबिक चले, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ओम्स लॉ गलत हो जाता है। हमने ये भी एमसीक्यूज़ किया अभी, तो इस तरह से फिर वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। लेकिन डायोड में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो ये उल्टा सिस्टम यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो इनमें उल्टा सिस्टम होता है, तो इस वजह से डायोड में नॉन ओहमिक रेजिस्टर होता है। When the nucleus of an unstable atom emits only gamma radiation, the nucleus must। अच्छा अब गामा रेडिएशन अगर सिर्फ रिलीज़ हो रहा है तो एनर्जी लूज़ हो जाती है, क्योंकि गामा में एनर्जी होती है और वो लूज़ होगी तो एनर्जी भी लूज़ होगी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग वायर इज़। करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं, वो किस तरह की बन रही होती हैं? वायर में जो लाइंस बनती हैं वो जो होती हैं वो कुछ अलग तरह की होती हैं, उनको हम सर्क्यूलर कहते हैं, ठीक है। वायर्स में जो बनेंगी वो सर्क्यूलर वायर्स बनेंगी, वायर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना वो सर्क्यूलर बनेंगी। अच्छा उसके बाद है रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यह आपने याद करना है, ये इसको रट्टा लगाते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 होता है। अच्छा उसके बाद अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप लगाएं यहाँ पे, आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो है 10 वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे है 10 वोल्टेज। अब वो आप कैसे फाइंड करोगे? तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को। 4 × 5 हो जाएगा 20 को फिर हाफ से मल्टीप्लाई 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको फिर 10 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद है कि फाइंड द रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज़ 45 वोल्ट्स एंड द करंट 30 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछी जा रही है और ये चीज़ें दी हुई हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज को करंट से करो डिवाइड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 1.5 ओम्स। उसके बाद है कि द फेज एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 3 पाई, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज़ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब फेज डिफरेंस 3 पाई है और टोटल जो वेवलेंथ होती है वो कितने पाई पे बनेगी? 2 पाई पे बनेगी। तो 3 पाई है, यानी इसका मतलब है कि इसमें एक पूरा सर्कल बन रहा है और एक हाफ सर्कल बन रहा है। तो 15 को आप 15 में अब एक पूरा सर्कल है और एक हाफ सर्कल है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर की इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। या आप ऐसे भी दिमाग पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको फार्मूला की मदद से करना चाहते हो तो वो भी बहुत ईजी है। इसका फार्मूला भी है एक जिसकी मदद से आप कर सकते हो। इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले अब यहाँ पे जो आपको लेंथ मिली हुई है उस लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई के साथ और डिवाइड करोगे फेज डिफरेंस के साथ। जो फेज डिफरेंस दिया हुआ है उससे डिवाइड करना, आपको मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद है स्टेडी करंट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू। स्टेडी करंट चेंज नहीं होता, किस हिसाब से स्टेडी करंट चेंज नहीं होता?
टाइम के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमने टाइम ही पढ़ा हुआ है ना, टाइम के हिसाब से वेरिएशंस आती हैं, तो स्टेडी करंट में नहीं आती। उसके बाद है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स अर्थ एट द सेम लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। द वर्क इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर विल बी। अब यहाँ पे ये सारी डेटा दी हुई है। 10 ग्राम की बुलेट है और उसकी जो है 1000 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फिर वो सेम अर्थ के लेवल स्ट्राइक करके वापस जब आती है तो 500 मीटर पर सेकेंड उसकी होती है। तो उसके बाद बताएं कि इसकी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो उसने ओवरकम करने में जो वर्क किया है ना, वो पूछा जा रहा है कि वो कितना होगा। इसको आपने फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है और इसका जो जवाब आएगा वो सी आएगा। अब आप इसको एक बार ट्राई करें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इसका, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। तो आप करेक्ट ऑप्शन आपको पता है तो इस तरह से अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद है कि वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ डैश टू द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी कॉइल के करंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद है कि इन अ पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ क्रीस्ट इज़ 15 सेंटीमीटर। सेकंड और फिफ्थ क्रीस्ट के बीच में डिस्टेंस बताया जा रहा है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? अब सेकंड और फिफ्थ यानी टोटल कितनी बीच में क्रीस्ट आ रही है? 3। तो कितनी वेवलेंथ आ रही है? यानी 3। तो 3 से करो डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड करके आपको 5 सेंटीमीटर ऑप्शन आएगा, वही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, हमने क्या बताना है? इसकी वेवलेंथ बतानी है। तो 200 वोल्ट के हिसाब से 200 वोल्ट्स दिया हुआ है और उसके हिसाब से उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 0.086 नैनोमीटर। 0.086 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी बस आपको सिर्फ सिंपल फार्मूला ही यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद है कंसिडर अ कार इज़ ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्स हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे पिछला दिया उसमें 0 एवरेज वेलोसिटी थी, अब यहाँ पे सेम एवरेज वेलोसिटी किस में है? ये दो यहाँ पे कैसे? अब इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। बी ऑप्शन इस करेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार 40 किलोमीटर पहले ईस्ट में गई, फिर 20 किलोमीटर वेस्ट में गई एंड उसके बाद बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर फिर ईस्ट में जाती है। यानी पहले ईस्ट गई 40 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर वापस आ गई, यानी अब इसका नेट डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर ईस्ट। फिर से वो 20 किलोमीटर ईस्ट में चली जाती है, तो यानी वो फिर से वहाँ चली जाती है जहाँ वो पहले गई थी, यानी 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अगर आपको इंशाल्लाह ये समझ आ ही जाएगा, इसको आप एक बार फिर से थोड़ा समझ लें कि गाड़ी है ईस्ट की तरफ गई 40, उसके बाद वेस्ट की तरफ 20 वापस आई, फिर से ईस्ट की तरफ 20 गई, तो फिर से वही उसी जगह पे आ जाएगी ना। तो इस तरह से उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इसकी सेम हो रही है, कोई फ़र्क नहीं आया, फिर से वही जगह इसने अपनी हासिल कर ली। तो इसीलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इन अ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर है। इफ़ Vm इज़ द पीक वोल्टेज, अगर Vm पीक वोल्टेज से हम पीक वोल्टेज को हम Vm से शो करवा रहे हैं अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बताओ कि द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रिवर्स बियास इज़। तो यहाँ पे भी सिंपल फार्मूला ही आपने बताना है कि वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रिवर्स बियास में मैक्सिमम वोल्टेज फिर डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पीक वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के बाद फिर मैक्सिमम वोल्टेज डबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि C14 हैज़ हाफ लाइफ 5700 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 11,400 ईयर्स द एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट इज़। 5700 ईयर्स की हाफ लाइफ है, इतने सालों के बाद कितना अमाउंट बचेगा C14 का? अब C14 जो है इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करो कि कितनी हाफ लाइफ्स बन रही हैं। 5700 की एक है, तो 11,000 में 2 हाफ लाइफ्स होंगी सिर्फ, तो वो क्वार्टर पे चला जाएगा। ऐसे ही होगा, एक हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद चौथा हिस्सा, यानी 0.25 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस करके, ये देखने में कितना मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। उसके बाद एक कंसिडर 2 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड
and 4 microfarad. With which type of connection will the 4 microfarad capacitor have the greater amount of stored energy than the 2 microfarad capacitor? यानी दो कैपेसिटर्स हैं, 2 और 4 माइक्रोफेराड के। अब किस तरह से हम इसको कनेक्ट करें कि हमें दोनों से ज़्यादा मिले, यानी हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो कैपेसिटेंस में मैक्सिमम आउटपुट पैरेलल में मिलता है, जबकि सीरीज़ में मिनिमम आउटपुट मिलेगा। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद गैल्वेनोमीटर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और वो मैकेनिकल एक्शन शो करवाता है बाय टर्निंग द कॉइल। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सही से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं। अपने जूनियर्स को शेयर करें अगर आपका एमडीकेट टेस्ट हो चुका है तो उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।